हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 के बारे में। अभी तक अपने पढ़े हैं 4 चैप्टर्स और चारों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़े हैं। आपको क्या है कि आपको कंसेप्ट जो है वो अच्छे से अभी अपन पढ़ रहे हैं और सुधांशु सर आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो आपको दोनों को लेके चलना है। मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ और सुधांशु सर आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो आपको दोनों लेक्चर देखने हैं ताकि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आप क्वेश्चंस भी अच्छे से कर पाए। तो अभी अपना नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो उसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपने आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो द इमेजिनरी लाइंस अराउंड मैग्नेट व्हिच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ये हो गया अपने। तो ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो उनके किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाएंगे तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अपने को मिल जाएगी। तो कैसे? अगर मैंने यहाँ पे एक बार मैग्नेट लिया है, मैंने एक बार मैग्नेट लिया है और उससे अगर मैं फील्ड लाइंस बनाता हूं तो फील्ड लाइंस बनेगी ऐसे। ये कौन सी है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, नॉर्थ साइड से तो निकलेंगी, नॉर्थ साइड से निकलेंगी और साउथ साइड में एंटर करेंगी, साउथ साइड से एंटर करेंगी और अंदर होंगी साउथ टू नॉर्थ। यानी बाहर तो हो गई वो नॉर्थ से साउथ और अंदर हो जाएगी साउथ से नॉर्थ। और अगर मेरे को कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो मैं वहां पे एक टेंजेंट बना दूंगा। यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बना दूंगा, यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे एक टेंजेंट बना दूंगा, मेरे को यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे एक टेंजेंट बना दूंगा। ये इससे मेरे को पता चल जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे क्या है। ये अपना एक बेसिक लाइन हो गई। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो फर्स्ट अपनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड व्हाइल साउथ टू नॉर्थ इनसाइड। क्या अपन ने अभी देख लिया, अभी आप अगली स्लाइड में भी अपन देख सकते हैं इसको। बाहर तो मूव कर रही है नॉर्थ से साउथ, बाहर तो मूव करी नॉर्थ से साउथ। थोड़ा इसको करेक्ट कर लेते हैं स्लाइड में, ये करेक्शन है। हाँ, बाहर तो मूव कर रही है नॉर्थ से साउथ और अंदर मूव कर रही है साउथ टू नॉर्थ। ये हो गई क्लोज लूप। क्लोज लूप की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अपना वो होगा नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो ओपन लूप थी, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वो था कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है और अगली प्रॉपर्टी भी अपनी यही है। अगली प्रॉपर्टी है अपनी, दीज लाइंस आर क्लोज लूप तो मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव बाय नेचर। तो आपको स्टेटमेंट ऐसे कैसे याद रखनी है, ये असर्शन रीजन में भी आ सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर एग्जिट सरफेस ऑफ मटेरियल परपेंडिकुलर। तो अपन ने वहां पे देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो एक कंडक्टिंग या फिर एक कंडक्टर के सरफेस पे अपने को पता है पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए जो भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी उनको परपेंडिकुलरली एग्जिट करना पड़ रहा था या फिर एंटर करना पड़ रहा था, एग्जिट करना पड़ रहा था, सब कुछ हो रहा था परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस, क्योंकि वहां पे अपने को पूरी सरफेस पे पोटेंशियल सेम रखना था। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अपने अगर ये एग्जिट भी करती है एंटर भी करती है तो किसी एंगल पे कर सकती है। अपने यहाँ पे कोई भी जरूरी नहीं कि वो परपेंडिकुलर आए या फिर 0 डिग्री पे आए, कैसे भी आ सकती है। तो ये लाइन होगी। अगली होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसको देखते हैं, अगर मान लो इंटरसेक्ट कर गई, ये फील्ड लाइन थी ये फील्ड लाइन थी, दोनों इंटरसेक्ट कर दी, तो इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड एक तो आ जाएगा इधर, अगर टेंजेंट बनाऊंगा, अगर इधर टेंजेंट बनाऊंगा तो इधर आ जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता, एक पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही आएगी, दो आ नहीं सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और ये हमने सेम उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी देखा था, वहां पे भी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी वो। वहां पे भी सेम कंसेप्ट होता है कि वहीं पे एक पॉइंट पे दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकते। और लास्ट पॉइंट है, टेंजेंट ऑन द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये बात भी सही है कि अगर अपन कोई भी एक पॉइंट है उस पर अगर टेंजेंट बनाएंगे फील्ड लाइन के ऊपर तो अपने को नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। यहाँ पे अपन ऐड कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो भी वहां पे नेट होगा पूरा। तो ये अपन अब देखते हैं, अपन एक अरेंजमेंट देख रहे हैं कि बार मैग्नेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अरेंजमेंट क्या होता है। तो नॉर्थ से एग्जिट करी और साउथ से एंट्री कर ली, नॉर्थ से एग्जिट और साउथ में जाके एंट्री कर ली, और अंदर है साउथ टू नॉर्थ। तो बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ, क्लोज लूप, सो मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। अब देखते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट।
तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने पढ़ा था, बार मैग्नेट में क्या हो जाएगा, m इक्वल टू m इंटू एल। और यहाँ पे L जो है मटेरियल लेंथ नहीं है, जबकि एक है मैग्नेट लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है कि यहाँ पे अगर मैं एक नॉर्थ पोल मान लेता हूँ, यहाँ पे इसका एक साउथ पोल मान लेता हूँ, तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो है L, ना कि ये पूरी की पूरे मटेरियल की लेंथ, वो L नहीं है, वो L m होगी, जो कि अपने मैग्नेट लेंथ से ज्यादा होगी। ये एक वैसे ही मैंने आपको बेसिक बात बताई है, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे अपन को लेनी है यहाँ पे मैग्नेटिक लेंथ या फिर मैग्नेट लेंथ। तो m इक्वल टू स्मॉल m इंटू एल। एल है यहाँ पे मैग्नेटिक लेंथ, नॉट मटेरियल लेंथ। और जो स्मॉल m है, अब उसके बारे में बात करेंगे अपन, वो है पोल स्ट्रेंथ। डायरेक्शन अपने को पता होती है, डायरेक्शन तो अपने को पता है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। चलो अब बात करते हैं अपन पोल स्ट्रेंथ की। मैंने पिछले चैप्टर में कहा था आपको कि अगले चैप्टर में अच्छे से बात करेंगे पोल स्ट्रेंथ की। तो पोल स्ट्रेंथ होता क्या है, रिलेटेड विद नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ मैग्नेट। तो कि कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करे थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एन मैग्नेट। तो ये मैंने एक बार मैग्नेट बनाया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, और मैं मान लेता हूं कि अभी इससे पास कर रही है 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैंने इसको अब कट कर दिया, बीच में से कट कर दिया। तो अब इससे कितनी पास करेंगे, अब इससे पास करेंगे सिर्फ 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सिर्फ 5 पास करेंगे। तो अपना पोल स्ट्रेंथ जो है, अपना पोल स्ट्रेंथ एरिया पे डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर अपन ने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कट किया, हाफ किया, 1/4 किया, वैसे ही पोल स्ट्रेंथ या फिर मैं कहूं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू, वो भी 1/4 या 1/2 जैसे अपन कट करेंगे वैसे हो जाएंगे। तो अपन, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहाँ पे मैं दो आपको, ये डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन है, मैं आपको अगले स्लाइड पे अच्छे से बताता हूँ। अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपन ने लिया एक बार मैग्नेट लिया ऐसे, और दूसरा बार मैग्नेट भी लिया ऐसे। एक बार अपन ने एक बार मैग्नेट लिया ऐसे, और दूसरा बार मैग्नेट ले लिया ऐसे। और तीसरी बार अपन ने एक बार मैग्नेट लिया ऐसे, और दूसरा बार मैग्नेट ले लिया। एक सेकंड, डायग्राम अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये अपने पास में डायग्राम बन गया, यहाँ पे एंगल जो है 60 डिग्री। ये मैं 3 क्वेश्चन आपको एक में करवा रहा हूँ, अपने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आए, मैं 3 क्वेश्चन एक बार में करवा रहा हूँ। सबसे पहले ये देखते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैग्नेट का जो है अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है m, दूसरे का भी m है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, सबसे पहले डायरेक्शन अपन आइडेंटिफाई करते हैं। डायरेक्शन अपनी हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे जो m नेट आएगा वो हो जाएगा सीधा m प्लस में m। दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो सीधा सम कर सकते हैं 2m। वैसे अपने को पता है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अपने को वेक्टर अलजेब्रा करना चाहिए, लेकिन अपने को पता है 0 डिग्री पे सीधा सम कर सकते हैं, तो सीधा सम कर दिया मैंने। यहाँ पे डायरेक्शन है इधर नॉर्थ, इधर नॉर्थ, तो यहाँ पे m नेट क्या आएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और दोनों की जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो है कैपिटल M, तो यहाँ पे सीधा अपन माइनस कर सकते हैं, m माइनस m नेट आ जाएगा 0। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से देखना है कि दोनों की जो भी अपना डायपोल मोमेंट है मैग्नेटिक, वो तो m है। अब यहाँ पे अपन इसकी पहले डायग्राम बनाते हैं। अपने को यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा लगाना पड़ेगा वैसे, क्योंकि यहाँ पे अपने 60 डिग्री एंगल आ गया है, और अपने को पता है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऊपर वाला m, नीचे वाला m, और बीच में एंगल आ गया 60 डिग्री। तो अपने को अब m नेट करना पड़ेगा। तो आपने वैसे वेक्टर्स में पढ़ा होगा कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और बीच में 60 डिग्री एंगल है, तो सीधा अपन लिख सकते हैं √3m। अगर आपने नहीं पढ़ा वैसा, तो आपको मैं m नेट का फॉर्मूला बता देता हूँ, जो कि जनरली हर उसके लिए होता है, वेक्टर के लिए, m1 का स्क्वायर प्लस में m2 का स्क्वायर प्लस में 2m1 m2 cos थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर अपन करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में ये 2m² हो जाएंगे दोनों, प्लस में 2m² cos 60, तो अंदर आ जाएगा अंडर रूट का 3m², जो कि आ जाएगा अंडर रूट का 3m। तो वही आया अपने पास में।
तो आपको बताना चाह रही हूँ अलग अलग क्वेश्चन अपने बन के आए हुए, मैंने आपको सारे एक साथ करवा दिया कि एम नेट निकालने के लिए आपको वेक्टर अलजेब्रा करना है। अगर एंगल 0 है तो सीधा ऐड कर दो, अगर 180 है तो सीधा माइनस कर दो, अगर कोई भी एक और एंगल आ जाता है तो आपको वेक्टर अलजेब्रा लगा के एम नेट के लिए आपको अपन जो वेक्टर उसमें वहां पे वेक्टर एडिशन के अंदर पढ़ते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये बेसिक है अपना। अब देखते हैं अपन कटिंग ऑफ मैग्नेट। अब जैसे मैं आपको बताया था कि अगर मैंने ये अपने पास में एक मैग्नेट है, इसको मैंने पहले तो काटा यहाँ से, मैंने ऐसे काट दिया, बीच में से काट दिया इसको। आपको अच्छे से अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे और ऐसे, मैं इसको बीच में से काट दिया। अब मेरे को बताओ अगर इसका पहले इसका अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m था तो अब कितना होगा। अपने को पता है कि शुरू में जो m था वो तो इक्वल टू था m इंटू एल के। इस बार जो m होगा नया m डैश हो जाएगा, तो m रहेगा और l बाई 2 हो जाएगी। m क्यों रहेगा, क्योंकि अपन ने पोस्ट स्ट्रेंथ को नहीं डिस्टर्ब किया है। क्यों, अपन ने क्रॉस सेक्शन एरिया को नहीं काटा, अपन ने सिर्फ यहाँ पे लेंथ काटा है, लेंथ के अलोंग काटा है इसको, क्रॉस सेक्शन एरिया को डिस्टर्ब नहीं किया। तो m जो होगा अपना स्मॉल m वो तो वो कवर रहेगा और लेंथ हो जाएगी l बाई 2। ये जो m डैश आएगा अपना, m डैश आ जाएगा m l बाई 2 जो हो जाएगा ओरिजिनल m बाई 2, ओरिजिनल था उसका हो जाएगा m बाई 2। अब अगर एक और कंडीशन और देख लेते हैं अपन इसी के अंदर, जो कि कई बार एज ए क्वेश्चन भी आ जाती है, तो वो कंडीशन देखते हैं अपन। तो वो कंडीशन कहती है कि मान लो शुरू में m जो था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो ml था। अब मैंने क्या किया, मैंने काटा इसको इस लाइन के अलोंग, मतलब कि जो पूरा मैग्नेट था पूरे को मैंने ऐसे के ऐसे काट दिया अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे अब देखो क्या होगा, यहाँ पे जो अपना m डैश आएगा वो आएगा m, तो ये m अपने को नया वाला देखना है कि क्या आएगा। ये चलो मान लो अपन मान लेते हैं m डैश, और लेंथ तो वही रहेगी। लेंथ वही क्यों रहेगी, क्योंकि हमने लेंथ को डिस्टर्ब नहीं किया है, अपन ने क्रॉस सेक्शन एरिया को डिस्टर्ब किया है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया देखते कैसे निकालेंगे। अपने को पता था कि जो अपना पोस्ट स्ट्रेंथ था वो डायरेक्ट पोर्शन था क्रॉस सेक्शन एरिया की। अगर मैंने एरिया को हाफ कर दिया, यहाँ पे एरिया को हाफ कर दिया, तो जो m है वो भी m बाई 2 हो जाएगा। सही है, अगर मैंने एरिया को हाफ कर दिया m भी m बाई 2 हो जाएगा। तो अपने को यहाँ पे जो m डैश है, m डैश मेरे को पुट करना है m बाई 2 इंटू एल, ये हो जाएगा ओरिजिनल जो m था उसका पॉइंट, ये भी m बाई 2 आ जाएगा। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो कह सकते हैं कि मैंने ऐसे काट दिया बीच में से, मैंने हॉरिजॉन्टल अलग काट दिया है, तो डिफरेंट तरीके से वो कट कर सकता है, इसको कई पीसेज में कट कर सकता है। तो अपने को क्या देखना है, अपने को देखना है कि अपने को सीधा m इक्वल टू ml लिखना है, और वहां पे अपने को m पे और l पे देखना है क्या इफेक्ट पड़ रहा है। पोस्ट स्ट्रेंथ कितनी हो रही है, हाफ हो रही है, 1/4 हो रही है, वो कैसे देखेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया से। और लेंथ तो अपन सीधा देख सकते हैं कि कितनी लेंथ हो रही है। तो ये अपना पोस्ट लेंथ हो गया। अब एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ये कौन सा है, पिछले चैप्टर का है, जहाँ पे अपन ने इफेक्टिव लेंथ का कंसेप्ट पढ़ा था। वहां पे क्या है, काफी बड़ा लेक्चर हो गया था, वहां पे मैंने क्वेश्चन हटा दिया था, वो यहाँ पे लेके आ गया हूँ। तो द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन आयरन बार इज m। तो एक आयरन बार था अपने पास में, उसका पहले था m। इट इज नाउ बेंट इन सच अ वे दैट इट फॉर्म्स एन आर्क सेक्शन ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो इसको मैंने बेंट कर दिया, तो बेंट करके मैंने एक आर्क बना ली, एक आर्क बना ली जिसको, जो कि एंगल यहाँ पे बना रही है, यहाँ पे एंगल बना रही है 60 डिग्री। ठीक है, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस आर्क सेक्शन। तो अपने को पता है इसके लिए कुछ नहीं करना है, m इक्वल टू पहले तो था अपना कैपिटल M, जो कि हो जाएगा सीधा m इंटू एल, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ कि m इंटू एल हो जाएगा। और बाद में अपना क्या होगा, बाद में अपना हो जाएगा m इक्वल टू जो m डैश होगा वो जाएगा m पोस्ट लेंथ, तो वो क्यों हो गया। अब लेंथ देखते हैं, अपने को पता है कि लेंथ के लिए अपने को कौन सी देखनी है, इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ ये वाली हो जाएगी। अगर मैं आपको इसको दूसरे कलर से बताऊं तो इफेक्टिव लेंथ ये वाली हो जाएगी। पोस्ट लेंथ में तो कोई चेंज नहीं आएगा, अपन ने उसको कट वट नहीं किया, अपन ने सिर्फ उसको बेंड किया है। तो जो अपना पोस्ट लेंथ वो कवर रहेगा, लेंथ को अपन ने चेंज कर दिया। वहां पे तो इफेक्टिव लेंथ वही एल ही आ रही थी, और यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी ये 2r। तो यहाँ पे हो जाएगा m इंटू 2r। अगर अपन बात करेंगे m डैश की तो आ जाएगा m इंटू 2r। अब ये r कैसे निकालेंगे, अपने को पता है कि अपन ने l लेंथ को पाई r में बेंड किया है। जो अपने पास l लेंथ थी उसको अपन ने पाई r के अंदर बेंड किया है। तो अपने पास में r आ जाएगी l अपॉन में पाई, और उसको यहाँ पे पुट कर दूंगा। अब मैं m डैश आ जाएगा m इंटू 2 l अपॉन में पाई।
ये आ जाएगा 2ml अपॉन में पाई। अब मेरे को बताओ ml का अपने को पता है ml कितना है, ml है कैपिटल M, तो आ जाएगा 2 कैपिटल M अपॉन में पाई। तो अपने नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, तो आ जाएगा अपने पास में यहाँ पे 2m अपॉन में पाई। तो ये अपने पिछले चैप्टर का था, इफेक्टिव लेंथ वाला कंसेप्ट का एक रह गया था, मैंने यहाँ पे करा दिया। अब ये एक और क्वेश्चन है, ये किसका है, ये ऑसिलेशन का है। मैंने आपको लास्ट में वहां पे एक फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई एक मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑसिलेट कर रहा है तो वहां पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताया था। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट का आई बाई एम बी। आई क्या है, जिस भी एक्सिस के अलोंग वो घूम रहा है उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और बी हो जाएगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड। ये टी का मैंने फॉर्मूला बताया था वहां पे। अब उसके ऊपर बेस भी एक क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ, पिछले वाले चैप्टर में रह गया था इसलिए। तो क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे, अब देखते हैं अपन कि क्या कह रहा है। द मैग्नेटिक मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली 1 × 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर और 10⁻6 अपॉन पाई स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर इफ इट कंप्लीट्स 10 ऑसिलेशन इन 10 सेकेंड। मतलब कि 10 ऑसिलेशन कर रहा है 10 सेकेंड। तो इससे अपने को टाइम पीरियड पता चल जाएगा। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन का। तो अगर 10 ऑसिलेशन हो रहे हैं, 10 ऑसिलेशन हो रहे हैं 10 सेकेंड में, एक जो अपना ऑसिलेशन है वो हो जाएगा 1 सेकेंड में। अपने पास में टाइम पीरियड तो आ गया, मैं यहाँ पे टाइम पीरियड लिख देता हूँ। टाइम पीरियड आ गया 1 सेकेंड, अपने पास टाइम पीरियड भी आ गया। अब अपने को क्या है, सीधा फॉर्मूला लगाना है, अपने को फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो अपने को कैलकुलेट करना है। सीधा फॉर्मूला लगाना है, ये कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है इसमें। अब सीधा फॉर्मूला लगाना है। अब सीधा यहाँ पे 1 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट का आई कितना दिया हुआ है, आई दिया हुआ 10⁻6 अपॉन में पाई स्क्वायर, 10⁻6 ऐसे कैसा अपॉन में पाई स्क्वायर इंटू में अपना m कितना है, m है 10⁻2 ही, 10⁻2 है, और b अपने को निकालना। अगर मैं दोनों साइड से स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास में, अपने पास आ जाएगा, इधर तो आ जाएगा 1, उधर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू में 10⁻6 अपॉन में पाई स्क्वायर इंटू में 10⁻2 इंटू बी। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, ये इधर 4 बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, और ये बी आ जाएगा 4 × 10⁻4। इसको हम कह सकते हैं 0.4, और इंटू में 10⁻3 उसको कह सकते हैं मिली टेस्ला। ये अपना हो जाएगा 0.4 इंटू में 0.4 मिली टेस्ला, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ये कुछ नहीं, मैंने आपको इसलिए करा दिया क्योंकि उस पर बेस एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया था। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, सॉरी टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेटिक, सॉरी टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सेम वहीं पे जैसे अपन पेंडुलम को सोल्व करते हैं वैसे क्या है, इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2π√I/m। ये एक और क्वेश्चन है, ये भी पिछले चैप्टर का रह रखा है। ये 2-3 क्वेश्चन रह गए थे तो मैंने इसमें कवर कर दिए हैं, और ये इस चैप्टर में भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इसलिए इस चैप्टर में मैंने ये वाले क्वेश्चन डाल दिए। अब मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, शुरू में पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, यानी शुरू में थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, रिक्वायर्स √3 जूल ऑफ वर्क टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री। तो अपने को पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला अपने को पता है, वर्क डन था mb इंटू cos θ1 माइनस cos θ, अपने को पता है cos θ माइनस cos θ। तो इसने ये वर्क डन बता रखा, फिर कहता है द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन। तो अपन को टॉर्क निकालना है कि उस पर कितना लग रहा है, तो उतना ही टॉर्क अपने को चाहिएगा उसको मेंटेन करने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, मेरे को cos θ1 दे रखा है, θ1 है मेरा 0 डिग्री, θ2 उसने दे दिया 60 डिग्री। अब उसने सीधा निकाला, लेकिन उसने कह दिया पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं समझ गया θ1 0 डिग्री, θ2 60 डिग्री। मेरे पास में और क्या है, मेरे पास में और गिवन है, सिर्फ सिर्फ यही गिवन है, मेरे पास m और b दोनों नहीं है, तो मेरे को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे, इधर है √3, उधर आ जाएगा mb इंटू में आ जाएगा cos 0 माइनस का cos, ये आ जाएगा √3 इक्वल टू mb, cos 0 हो जाएगा 1, माइनस में cos 60 sin 30 हो जाएगा तो 1/2।
तो अपने पास में एम बी की वैल्यू आ जाएगी 2√3, 2√3। तो अब मेरे को टॉर्क का फॉर्मूला पता है, टॉर्क क्या होता है, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा एम बी साइन 60, एम बी साइन 60, क्योंकि 60 डिग्री एंगल था बाद में। ये हो जाएगा एम बी की वैल्यू अपने को पता है 2√3, और साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2, 2 से 2 गया, और √3 इंटू √3 3 आ जाएगा। तो आ जाएगा अपने पास में 3। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन जो है वो जूल के अंदर दे दिए हैं, तो पीपीटी गलत बन गई है, बाकी जूल के अंदर नहीं होंगे ऑप्शन जो है अपने। अगर टॉर्क है तो सीधा न्यूटन मीटर के अंदर ही आएंगे, तो यहाँ पे इन्होंने गलत दे रखा है, तो यहाँ पे अपना ही हो जाएगा। ये सारे जो है अपने न्यूटन मीटर के अंदर ही आएंगे, क्योंकि टॉर्क हमेशा होता है न्यूटन मीटर के अंदर ही। तो अपना हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। अब अपन देखते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो वैसे अपन ने पढ़ा था वहीं पे भी गॉस लॉ, वहां पे गॉस लॉ क्या कह रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन वन एप्सिलॉन। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए क्या कह रहा है, इक्वल टू 0 कह रहा है। क्यों क्यों कह रहा है, क्योंकि कोई भी एक, अगर अपन अपन को क्या पता है गॉसियन सरफेस होती है क्लोज सरफेस, तो अगर अपन यहाँ पे कोई भी एक क्लोज सरफेस लेंगे तो उससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो हमेशा 0 आएगा। क्यों, अगर अपन मान लो आउटवर्ड के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए पॉजिटिव ले रहे हैं, इनवर्ड के लिए नेगेटिव ले रहे हैं, तो हो गया क्या, क्यों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज लूप है, तो जितना अपना एग्जिट करेगा उतना ही अंदर एंटर कर जाएगा। मान लो अपने 10 लाइन एग्जिट करी, तो मैंने उसके लिए लिख दिया +10, और 10 ही एंटर कर गए तो उसके लिए -10, तो जो अपना नेट फ्लक्स आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू एनी क्लोज सरफेस वो होता है 0। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज इन लूप, जितनी एग्जिट करती है उतनी एंटर कर जाती है। इसलिए अपन यहाँ पे कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी इक्वल टू, और यहाँ स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं अपने से, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0 बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज इन लूप। या सेशन रीजन में भी आ सकते हो, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, अपने आया हुआ भी ये क्वेश्चन, तो अपन सीधा कह देंगे 0। कोई भी अपने क्लोज सरफेस कह दिया ना उसने, तो मतलब कि जितनी एग्जिट करी है उतनी एंटर कर रही होंगी गॉसियन सरफेस के अंदर, तो अपने को सीधा नेट मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है 0। अगर इसका कोई रीजन पूछता है, रीजन अपने को पता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज इन लूप। अब बात करते हैं अपन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो बी है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं अपन, तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कुछ भी बोल लो आप उसको, दोनों एक ही है। तो रेशियो ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अपन ने मान लो बी नोट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, तो उसको अपने को रेशियो लेना है किसके साथ में, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी म्यू नोट के साथ। तो वो हो जाएगी अपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको अपन एच से डिनोट कर रहे हैं। एनसीईआरटी ने इसको एच से डिनोट किया है, तो अपना एच जो है वो है जो भी अपने एक्सटर्नल लगाया है बी, यहाँ पे बी ओ कह रहे हैं, अपॉन में परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अपने को अब सोलेनोइड के लिए अगर ये पूछ रहे हैं कि सोलेनोइड के लिए क्या होगा, उसके लिए अपन सीधा निकाल लेते हैं, अपने को रटना नहीं है, इसको सीधा निकाल सकते हैं। और सोलेनोइड, मेरे को बताओ सोलेनोइड के अंदर क्या होता है, जो भी बी होता है क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। तो अंदर जो बी होता है सोलेनोइड के अंदर वो होता है म्यू नोट स्मॉल एन, अपॉन में आ जाएगा म्यू नोट, म्यू नोट से म्यू नोट गया, तो जो एच है फॉर अ सोलेनोइड हो जाएगा एन आई। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई क्या है जो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, तो सोलेनोइड के लिए आ जाएगा एच इक्वल टू एन आई। और ये अपने को पता है वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो भी अपन ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो भी अपन ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया के लॉन्ग इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। इधर एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसका अपने को डायमेंशन यहाँ पे, सॉरी इसकी यूनिट अपन को दे रखी है यहाँ पे, तो शायद एम्पियर बाई मीटर आती है। तो ये अपने को इसमें अगर यूनिट अपने को कैलकुलेट करनी है तो अपन को बी की यूनिट और अपॉन में म्यू नोट की यूनिट जो है इसको रेशियो लेना पड़ेगा। वो इतना कोई पूछते नहीं है, मैं तो मेन आपको कहूँगा कि इसकी आपको डायमेंशन याद होनी चाहिए और एक आपको ये सीधा याद होना चाहिए। और फोर सोलेनोइड अगर आपको कोई कहेगा
तो वो आपको निकालना आना चाहिए। अपने को रटना नहीं है इस चीज़ को, अपने को कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको अपन डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एम से। एनसीईआरटी ने इसको कैपिटल एम से डिनोट किया है। अब हुआ होता क्या है कि बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपिटल एम ये है या फिर कैपिटल एम वो है। तो आपको मैं बता दूं, जो एनसीईआरटी है, जो अपनी एनसीईआरटी है, वो स्मॉल एम से डिनोट करती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को। आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अलग जगह अलग अलग तरीके से डिनोट किया जाता है, लेकिन अपने को एनसीईआरटी का फॉलो करना है। तो वो हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए, और वो एम नोट यूज करती है पोल स्ट्रेंथ के लिए। स्मॉल एम नोट वो यूज कर रहे हैं पोल स्ट्रेंथ के लिए, और जो कैपिटल एम है उसको यूज कर रही है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। आपने कैसे पढ़ा हो, आपको जब पेपर में क्वेश्चन करना है उस टाइम पे आपको ये याद रखना है कि जो अपने साइन उनका मतलब ये है। अगर स्मॉल एम है तो उसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लेके चलना है, एम नोट है पोल स्ट्रेंथ, कैपिटल एम आ गया तो अपना हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बता दिया आपको एनसीईआरटी में कैसे दिया। तो अपन ये अब देखते हैं। तो आ जाता है अपने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मेटेरियल। तो जो भी अपना नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसको, जो भी वॉल्यूम है मटेरियल का, उसको उससे डिवाइड कर दो, अपने पास में आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। या फिर इसको कह सकते हैं अपन, जो भी बी प्रोड्यूस हो रही है अंदर, बी मैग्नेटाइज, या फिर अपन ने अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है तो अंदर भी कुछ इंड्यूस होता है। अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है उसके ऊपर, अगर अपन ने आगे पढ़ेंगे अभी, उसके ऊपर अगर अपन ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो उसके अंदर भी इंड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं बी एम, बी मैग्नेटाइज। तो अगर बी मैग्नेटाइज को अपन डिवाइड कर देंगे परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस से, तो अपने पास में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। या फिर आपको जो भी आपका नेट डायपोल मोमेंट है मैग्नेटिक, को डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो दोनों तरीके से अपन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को निकाल सकते हैं। तो इसका भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी डायरेक्शन आ जाएगी नेट, जो भी अपना डायपोल मोमेंट है उसके अलोंग कर लो, या फिर अपना जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसके अलोंग कर लो। यूनिट इसकी भी एम्पियर बाय मीटर आ जाएगी, पिछले वाले के एम्पियर बाय मीटर। डायरेक्शन आ गया टुवार्ड्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यानी टुवार्ड्स नॉर्थ। हमने को पता है जो भी अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता है उसकी डायरेक्शन आती है टुवार्ड्स नॉर्थ, इसकी डायरेक्शन आएगी टुवार्ड्स नॉर्थ। अब ये आता है अपने इंपॉर्टेंट एक एनसीईआरटी का नोट है, तो अपने को याद रखना है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज रिलेटेड विद प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक। जो भी अपनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अभी अपन ने कैपिटल एम पढ़ा है, वो तो रिलेटेड है जो अपने अंदर मैग्नेटाइज हुआ है, अंदर प्रोड्यूस हुआ है मैग्नेटिक। कब प्रोड्यूस हुआ है? जब अपन ने बाहर से कुछ लगाया है, तो वो है विद रिलेटेड विद प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। while magnetic intensity या magnetic field intensity related with external magnetic field। तो जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो भी अपन ने अभी पहले एच पढ़ी है, वो रिलेटेड विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक। अपने दोनों को फॉर्मूले भी देखे हैं। जो एच है उसके अंदर आ रहा है बी एक्सटर्नल अपॉन में म्यू नॉट, और जो अपने कैपिटल एम पढ़ा है उसके अंदर आ रहा है बी, जो भी अंदर मैग्नेटाइजेशन हुआ है, अपॉन में म्यू नॉट। तो जो एच है वो रिलेटेड है एक्सटर्नल से, और जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है एम, कैपिटल एम, वो रिलेटेड है बी, जो अंदर प्रोड्यूस हो रहा है बी मैग्नेटाइज से। तो जो नेट जो फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ द सोलेनोइड में बी एक्सप्रेस एज। तो ये अपना एनसीईआरटी का फॉर्मूला अपने को ऐसे कैसे याद रखना है। नेट के लिए अपन क्या दोनों को ऐड करेंगे, बी ओ प्लस में बी एम। बी ओ क्या है? बी ओ है जो अपन ने एक्सटर्नल लगाया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो लगाया है। और बी एम क्या है? बी एम हो जाएगा जो भी बी प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि प्रोड्यूस हुआ है। तो अपना बी इक्वल टू बी नो प्लस में बी एम। अगर उसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो बी ओ को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से बी ओ को लिख सकते हैं अपन म्यू नॉट इंटू एच। तो मैंने लिख दिया म्यू नॉट इंटू एच। यहाँ पे बी एम को क्या लिख सकते हैं, जो भी अंदर मैग्नेटाइज हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, म्यू नॉट इंटू कैपिटल एम। उसको मैंने लिख दिया म्यू नॉट इंटू कैपिटल एम। तो जो बी अपना नेट आएगा उसको याद रखना है अपने को, म्यू नॉट इंटू कैपिटल एच प्लस में एम। ये आगे भी काम आएगा, और आपको ये फॉर्मूला सीधा भी याद रखना है। सीधा एनसीईआरटी का फॉर्मूला सीधा पूछ सकते हैं
कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड मे बी एक्सप्रेस एज बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कैपिटल एच प्लस में कैपिटल एम। कैपिटल एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कैपिटल एम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक। अब बात करते हैं अपन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, तो अपन डिनोट करते हैं काई से। काई को आप ऐसे भी बना सकते हो या फिर आप ऐसे बना सकते हो, जैसे आपको लगे अच्छा लगे वैसे बना सकते हो। एनसीईआरटी में ऐसे मेंशन, ऐसे लेके चले। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या कहती है? इट इज अ मेजर ऑफ हाउ अ मैग्नेटिक मटेरियल रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल। जो भी अपने अपने अभी आगे जाके पढ़ेंगे, तीन अपने पास मटेरियल आएंगे, एक तो होगा डायमैग्नेटिक, एक होगा पैरामैग्नेटिक, एक होगा फेरोमैग्नेटिक। तो यहाँ पे जो है, जो अपने को ससेप्टिबिलिटी है वो ये बता रही है कि अपन ने अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है तो उसके रेस्पेक्ट में अपना जो भी मटेरियल है वो कैसे रेस्पॉन्ड करेगा। तो अपने को पता है कि m जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है h के। क्यों? क्योंकि अपने को पता है अगर अपन एक्सटर्नल कुछ भी लगाते हैं, एक्सटर्नल कोई फील्ड लगाते हैं तो इंटरनल कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगा। ये अपने को पता है कि अगर अपन ने एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, इंटरनल कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगा। दोनों एक दूसरे पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अगर मैं बीच का साइन हटाऊंगा प्रोपोर्शनलिटी का, तो यहाँ पे आ जाएगा काई, तो m आ जाएगा काई h, m इक्वल टू काई h। और ये काई इसी को बोलते हैं अपन मैग्नेटिक। और एक काई की वैल्यू अब अलग अलग हो सकती है। काई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन फॉर फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक अभी आगे से पढ़ेंगे कि आगे जाके पढ़ेंगे कि क्यों है ऐसा। बाकी आपको याद रखना है कि काई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन फॉर फेरोमैग्नेटिक। तो इससे होता क्या है कि m जो है वो वेरी वेरी मोर देन हो जाता है h फॉर फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे काई बहुत ज्यादा हो जाता है। काई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है करीबन 1000 हो जाता है। तो ये जो अंदर प्रोड्यूस हो रहा है फेरोमैग्नेटिक के अंदर, जो अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सटर्नल जो अपन ने अप्लाई किया उसका 1000 टाइम्स हो जाता है। इसलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बहुत ही अच्छे मैग्नेट्स बनते हैं। इसलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम यूज करते हैं टू मेक मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स। अगला रहता है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का काई क्या है? नेगेटिव। मतलब कि यहाँ पे जो m आएगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ h, यानी अपन ने जो भी एक्सटर्नल लगाया है उससे उल्टा प्रोड्यूस होगा। जो भी प्रोड्यूस होगा वो अपन ने जो एक्सटर्नल लगाया उसके उल्टा साइड में होगा, अपोजिट साइड में। अब अपना देखते हैं पैरामैग्नेटिक के लिए। पैरामैग्नेटिक काई पॉजिटिव, यानी m इक्वल टू आ जाएगा h। मतलब कि जो भी प्रोड्यूस होगा वो सेम साइड में होगा, जिस डायरेक्शन में अपन ने लगाया नेट मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। लेकिन हाँ, वो इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा जितना फेरोमैग्नेटिक में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे काई की वैल्यू ज्यादा नहीं जाती, 1 2 5 10 इतनी होती है। वहां पे काई की वैल्यू 1000 या उससे ज्यादा होती है। तो वहां पे अपने काई मोर वेरी ग्रेटर देन 1 है, तो वहां पे बहुत ज्यादा इंड्यूस होगा सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे सेम डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है पैरामैग्नेटिक में, लेकिन बहुत ही कम होगा। और अपना डायमैग्नेटिक में अपोजिट साइड में जो भी होगा प्रोड्यूस होगा वो अपोजिट साइड में होगा। देखते हैं अपन अगली स्लाइड में बात कर रहे हैं ये म्यू आर की। अपने को ये तो पता है कि म्यू आर होता क्या है। म्यू आर थी रिलेटिव परमेबिलिटी, जो कि था म्यू अपॉन में म्यू नोट। ये अपने को पता है रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू अपॉन में म्यू नोट। तो द रेशियो परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मीडियम टू फ्री स्पेस, ये जो ऊपर वाला म्यू है ये तो हो जाएगा कोई भी एक मीडियम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और नीचे वाला म्यू नोट हो जाएगा फ्री स्पेस के लिए। तो इन दोनों का रेशियो हो जाएगा म्यू आर। अब अपने एनसीईआरटी में एक जो है दिया हुआ है कि म्यू आर जो सॉरी यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं, मैं आपको लिख देता हूँ। एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि एक तो म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई। एक तो आपको ये याद रखना है, एनसीईआरटी फॉर्मूला आपको सीधे याद रखना है कि अगर आपको काई पता है तो आप म्यू आर निकाल सकते हो, अगर आपको म्यू आर पता है तो आप काई निकाल सकते हो। तो म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई आपको याद रखना है। और एक यहाँ पे एक जो आ रहा है अपना फॉर्मूला आ रहा है कि म्यू इक्वल टू, अपने को पता है म्यू आर जो है, म्यू आर वो इक्वल टू होता है म्यू अपॉन में म्यू नोट के, ये अपने को पता है। तो जो अपना म्यू है वो आ जाएगा म्यू आर इंटू में म्यू नोट, ये भी अपने को पता है कि म्यू के लिए अपन इधर ले गए इन दोनों को। तो और म्यू आर अभी मैंने आपको बताया ये है, म्यू आर आपको पता है ये है, तो अपना फॉर्मूला जो आ जाता है ये आ जाता है, जो कि म्यू इक्वल टू में म्यू नोट इंटू 1 प्लस काई। ठीक है, अच्छे से दिखाई दे रहे, इसमें आपको अलग से लिख के दिखा दिए। तो आपको ये दो याद रखने हैं, एक तो म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई, एक याद रखना आपको म्यू इक्वल टू म्यू नोट इंटू 1 प्लस, और एक पीछे अभी मैंने बी का बताया बी इक्वल टू म्यू नोट इंटू कैपिटल एच प्लस एम, वो भी आपको याद रखना है। इनमें क्या सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक और फॉर्मूला आएगा वो भी आपको याद रखना है।
तो अभी अपने को पता है कि बी का फॉर्मूला पता है अपने को, म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम है, तो लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू एच प्लस काई एच। ऐसा लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि एम जो है वो अपना काई एच होता है, एम इक्वल टू काई इंटू एच है, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एच इंटू वन प्लस काई। अपने पास में जो बी जो नेट है, जो नेट होता है उसके लिए एक फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट एच इंटू वन प्लस में, ये फॉर्मूला भी अब आपको याद रखना है। तो अपने यहाँ पे 4 फॉर्मूले हो जो आपको याद रखने हैं। और अपन बी जो है उसको सीधा भी लिख सकते हैं। सीधा कैसे लिखेंगे? म्यू इंटू एच। कैसे लिखेंगे? मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको लिख के दिखाऊंगा कि म्यू आर इक्वल टू होता है वन प्लस काई, और बी इक्वल टू अपन ने पढ़ा है अभी, बी इक्वल टू पढ़ा है म्यू नॉट एच इंटू वन प्लस काई। तो वन प्लस काई की जगह मैं म्यू आर रख देता हूँ, तो ये जगह म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। और म्यू नॉट इंटू म्यू आर क्या होता है? ये हो जाएगा म्यू ऑफ मीडियम। तो मैंने म्यू ऑफ मीडियम यहाँ पे पुट कर दिया, तो एक और फॉर्मूला आ गया अपने पास में, तो अपना नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू इंटू एच। म्यू क्या है? म्यू हो जाएगा यहाँ पे कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड जो अपना अपने सॉरी कोई भी एक अपना जो मैग्नेटिक मीडियम है उसकी जो परमेबिलिटी होगी वो, और एच तो अपने को पता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये आपको मैंने 5 फॉर्मूले बता दिए, आपको याद रखने हैं सीधे के सीधे। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखे हैं, बी इक्वल टू म्यू एच ये याद रखना है, म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम, कैपिटल एच प्लस एम ये याद रखना है, और म्यू नॉट एच इंटू वन प्लस काई ये याद रखना है। 3 ये हो गए, और एक हो गया म्यू आर इक्वल टू वन प्लस काई हो गया, ये भी आपको याद रखना है। और एक अभी अपन पिछले में पढ़ के आए हैं, एक अपन अभी पिछले वाले में पढ़ के आए हैं, जो कि अपना म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू वन प्लस काई, ये भी आपको याद रखना है। तो आपको ये सारे फॉर्मूले 5 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, सीधा क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला बेस आता है। यहाँ पे क्या है, ज्यादा घुमा के नहीं आता, यहाँ पे सीधा फॉर्मूला के बेस क्वेश्चन आता है। पहले जब यहाँ पे मैं जब अभी तो सिलेबस से हट गया, पहले यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ाते थे अपन, तो उसमें थोड़े घुमा के क्वेश्चन आते थे, अब इसमें सीधे क्वेश्चन आते हैं एकदम। अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। सबसे पहले पढ़ेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। तो ये मटेरियल विच इज वीकली मैग्नेटाइज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। तो जो अपना डायमैग्नेटिक मटेरियल अभी मैंने बताया था, उसके लिए काई क्या आ रहा था? काई उसके लिए आ रहा था नेगेटिव। तो वहां पे जो एम है वो आ रहा था माइनस ऑफ एच, कुछ भी माइनस हाफ या माइनस जो भी 1/3, लेकिन माइनस ऑफ एच, मतलब कि जो भी वहां पे प्रोड्यूस होगा, जो भी प्रोड्यूस होगा वो जो अपने एक्शन जो भी अप्लाई किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। द मटेरियल विच इज वीकली मैग्नेटाइज इन डायरेक्शन अपोजिट ऑफ मैग्नेटिक। और इन मटेरियल के अंदर क्या होता है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अपन इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो अपने को ये सीधी याद रखनी है कि ये वीकली मैग्नेटाइज भी हो रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये वाली जो लाइन है कि इनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे हम पता करेंगे कौन डायमैग्नेटिक है कौन नहीं है। तो अपन देखते हैं जैसे एच ई है, इसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे, नियॉन ये सारी इनर्ट गैस है, H2O एक अपने आप में एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर भी सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, H2 NaCl BiCO Pb, इन सब के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए ये सब डायमैग्नेटिक का एग्जाम्पल है। और एक और लाइन है यहाँ पे जो कि एनसीईआरटी की लाइन है, आपको ये लाइन ऐसे कैसे याद रखनी है। ये लाइन आपके स्टेटमेंट में आ सकती है, डायमैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल, इट इज प्रेजेंट इन ऑल मटेरियल बट इज वीक एंड हार्ड टू डिटेक्ट इफ सब्सटेंस इज पैराफेगमेंट। तो जो एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है वो है डायमैग्नेटिज्म, वो सभी में सभी में प्रेजेंट है, लेकिन उसको जो है बहुत ही हार्ड होता है डिटेक्ट करना, किनके केस में? पैरा या पैरामैग्नेटिक मटेरियल केस में, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इतनी हावी हो जाती है कि हम डायमैग्नेटिज्म को अच्छे से यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। बाकी एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी आपको हर जगह मिलेगी डायमैग्नेटिज्म, लेकिन पैरा या फेरोमैग्नेटिक में उनकी प्रॉपर्टीज ज्यादा हावी हो जाती है, तो अपन डायमैग्नेटिज्म को कैलकुलेट वहां पे नहीं कर पाते हैं या फिर वहां पे ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो जैसे अपन देख रहे हैं यहाँ पे, तो जो भी अपना पहले सॉरी ये अपनी पिछली स्लाइड होनी चाहिए थी लेकिन बाद में आ गया, तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि होता कैसे है मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो कैसे होता है, मतलब एक जो भी है अपना एक ऑर्बिटल है या एक एटम है उसके अंदर क्यों होता है, तो वो होता है दो रीजन की वजह से। मैग्नेटिज्म ऑफ एन एटम दो रीजन की वजह से होता है, एक तो हो जाएगा रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक हो जाएगा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रेवोल्यूशन अपने को पता है, रेवोल्यूशन क्या होता है? पूरा इलेक्ट्रॉन का चारों तरफ घूमना, ये हो गया रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन या फिर रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
स्पिन या रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है कि इलेक्ट्रॉन खुद अपने एक्सिस के ऊपर घूम रहा है। एक तो वो घूम रहा है पूरे रेवोल्यूशन के अंदर, ये हो गया रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक हो जाएगा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि खुद के, जैसे इलेक्ट्रॉन अपने को पता है कि दो काम कर रहा होता है, एक तो वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो ये होगा रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक वो खुद के एक्सिस पे घूम रहा होता है, ऐसे स्पिन कर रहा होता है। तो दोनों दोनों की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिज्म होता है कोई भी एक एटम के अंदर। अब हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल देखी, अब देखते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। द मटेरियल विच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपने पढ़ा भी था वहां पे, m इक्वल टू था काई h, और काई इक्वल टू था पॉजिटिव, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स तो m था प्लस h। मतलब कि जो भी अपना प्रोड्यूस होगा होगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड। m इक्वल टू आ जाएगा प्लस का h, तो ये अपने हो जाएगा द मटेरियल विच आर वीकली मैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज तो वीकली हो रहे हैं लेकिन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या फिर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इन मटेरियल के अंदर होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इनसे हम पता लगा लेंगे कि पैरामैग्नेटिक कौन है। जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो पैरामैग्नेटिक है। जैसे कि हो गया अपने पास में सोडियम, मैग्नीशियम, O2। O2 आप देख सकते हैं, O2 कितना हो जाएगा 8 to the 16। 16 में आपको पता है, आप वहां पे पढ़ोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा होगा, तो वहां पे क्या होता है 16 इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी के अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक। जिनके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उनका पूरे का एम नेट 0 होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भी एटम्स है अलग अलग वैसे रेंडमली अरेंज होते हैं। जो भी एटम्स है रेंडमली अरेंज है, तो उनके जो भी एम नेट आ रहा है वो 0 हो जा रहा है, क्योंकि वो रेंडमली अरेंज है तो एक दूसरे का कैंसिल कर जा रहे हैं। तो अगर हम एक एटम का देखते तो उसका तो m कुछ ना कुछ होगा, उसका तो m नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर हम पूरे मेटेरियल के देख रहे हैं तो सबका आपस में कैंसिल आउट कर देता है, इसलिए m नेट हो जाएगा 0। लेकिन अगर हमने अप्लाई कर दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर सारे के सारे जो भी हैं डाइपोल हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, वो अरेंज हो जाएंगे इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां पे m नेट हो जाएगा नॉट इक्वल टू, वहां पे कैंसिल आउट नहीं होगा, वहां पे m नेट हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0। अब हम देख लेते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन सेम डायरेक्शन, राइट। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो रहे हैं, जैसे पैरामैग्नेटिक मैग्नेटाइज तो हो रहा था लेकिन वो था वीकली मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन। ये हो रहे हैं स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा क्यों हो रहा है? इनके लिए काई था वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। m जो है वो पॉजिटिव भी आएगा और वेरी वेरी ग्रेटर देन h आएगा। तो जो अपना प्रोड्यूस हो रहा है वो जो अपने अप्लाइड किया उससे बहुत ज्यादा है, इसलिए ये बहुत ही अच्छे, मतलब इनको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अपन यूज कर रहे हैं टू मेक परमानेंट मैग्नेट। और इनके अंदर होते हैं डोमेन्स। अब इससे अपन पता तो लगा पाएंगे, अपने को याद रखने पड़ेंगे। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आपको पांचों के पांचों याद करने हैं। फीकोनी यानी FeCONi, फीकोनी ये आपको एक साथ याद रखना है, और Gd एंड CrO2, क्रोमियम ऑक्साइड और गैडोलिनियम। ये पांच के पांच एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आपको पांच के पांच याद रखने हैं। फीकोनी, Gd एंड CrO2। ये आप अब अपन ने डायमैग्नेटिक देख लिया जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अपन ने पैरामैग्नेटिक देख लिया जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आप ऐसे देख नहीं सकते, आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिनके अंदर डोमेन्स होते हैं लेकिन अपन देख नहीं सकते। ये आपको याद रखना पड़ेगा, फीकोनी, Gd एंड CrO2। तो डोमेन देखते हैं, डोमेन होता क्या है? अ स्पेसिफिक वॉल्यूम इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेटिंग इन सेम सेंस या फिर मैग्नेटिक डायपोल ऑफ, मतलब कि सारे के सारे सेम सेंस में रोटेट कर रहे हैं या फिर सबका मैग्नेटिक डायपोल सेम डायरेक्शन में। तो अगले पेज पे अगली स्लाइड में एक फोटो इसकी, ये देखो। शुरू में क्या ये है एक डोमेन, ये है एक डोमेन जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन सेम साइड में, सॉरी सेम साइड क्या, तो सेम वे में रोटेट कर रहे हैं या फिर सबका डायपोल जो भी मैग्नेटिक वो सेम साइड में। ये हो गया एक डोमेन, ये हो गया दूसरा डोमेन, इसके अंदर सारे सेम है। ये तीसरा डोमेन, ये चौथा डोमेन, ये पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ये सारे अलग अलग डोमेन्स है जिनमें सारे जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सेम वे में रोटेट कर रहे हैं या फिर सबका मैग्नेटिक डायपोल सेम साइड में। तो यहाँ पे एम नेट जो 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो अलग अलग डोमेन्स है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि रैंडमली अरेंज है।
तो जो भी डोमेन्स है आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाते हैं। जो भी जैसे इस डोमेन का नेट इधर आ गया, इस डोमेन का नेट मान लो इधर आ गया कोई डोमेन का, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे। तो ऐसे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है। एम नेट शुरू में 0, लेकिन मान लो मैंने लगा दिया यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो सारे के सारे डोमेन अरेंज हो जाएंगे इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सारे के सारे डोमेन अरेंज हो गए इन द सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे क्या हो जाएगा एम नेट। जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हो रहा था सेम यहीं पे हो रहा है कि सारे सेम टू सेम उसमें अरेंज हो गए सेम डायरेक्शन में जिसमें अपन ने अप्लाइड किया, जो भी अपन ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया उसकी डायरेक्शन में से अरेंज हो गए। एम नेट अब हो गया नॉट इक्वल टू। अब देख लेते हैं अपन क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ क्या कहता है कि जो मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आपको मैं ये बता दूं कि क्यूरीज लॉ जिन्होंने दिया था उन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज जीता है। बहुत ही कम लोग ऐसे जिन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज जीता है, लेकिन मैडम क्यूरी ने 2 बार नोबेल प्राइज जीता था। उन्होंने दिया था क्यूरीज लॉ, जो कि कहता है कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टी। ये वाली जो है एम जो भी मैग्नेटाइजेशन हो रहा है एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल में वो इक्वल टू हो जाएगा सी बी नोट अपॉन में टी। अब यहाँ पे सी क्या है, सी है यहाँ पे क्यूरी कांस्टेंट। बी नोट क्या है, बी नोट है यहाँ पे एक्सटर्नल जो अपन ने लगाया है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और टी हो जाएगा टेम्परेचर। तो और एम कैपिटल एम अपने को पता है कि एनसीईआरटी के हिसाब से कैपिटल एम क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये आपको याद रखना है, ये वाला आपको याद रखना है, ये सीधा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सीधा पूछ सकते हैं कि हाँ भाई क्यूरी लॉ क्या कहता है, क्यूरी लॉ ये कहता है। अगर इसको अपन अगर काई के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करें तो हो जाएगा काई इक्वल टू में सी म्यू नॉट अपॉन टी। अब काई क्या है, काई है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, टी क्या है, सी क्यूरी कांस्टेंट, म्यू नॉट क्या था, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, टेम्परेचर टी। और टेम्परेचर हमें यहाँ पुट करना है केल्विन में, टेम्परेचर पुट करना है केल्विन में। तो मैंने यहाँ पे सारे लिख रखे हैं, वैसे सारे सारे बता रखे हैं। The ferromagnetic property depends on temperature. At high enough temperature, a ferromagnetic becomes a paramagnetic. The temperature of transition from ferromagnetic to magnetic is called Curie temperature. तो ये कह रही है कि जैसे अपन ने पैरामैग्नेटिक का पढ़ा है वैसे ही फेरोमैग्नेट का भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब होता क्या है कि फेरोमैग्नेट जो है उनकी भी जो भी उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और होता क्या अगर अपन टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाते गए तो एक टीसी जो है वहां पे टेम्परेचर अपन ने फिक्स किया हुआ है, इसको अपन कह रहे हैं कि टीसी से डिनोट कर रहे हैं, और इसको कह देते हैं अपन क्यूरी टेम्परेचर। तो टीसी हो जाएगा क्यूरी टेम्परेचर। तो अगर जैसे हमारे पास में आयरन है उसका हम टेम्परेचर बढ़ाते गए और अगर उसका टेम्परेचर टीसी से ज्यादा कर दिया, आयरन के लिए टीसी होता है अप्रोक्स, मेरे को इतना याद नहीं है लेकिन अप्रोक्स होता है शायद 1073 केल्विन। तो अगर हमने उससे ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो होगा क्या, आयरन अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से कन्वर्ट हो जाएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। क्यों, क्योंकि उसका जो डोमेन स्ट्रक्चर है, क्योंकि असर्शन रीजन में आ सकते हैं इसलिए बता रहा हूँ, उनका उसका जो डोमेन स्ट्रक्चर है वो अब डिस्टोर्ट हो जाएगा, और डिस्टोर्ट होके अब वो एक नॉर्मल पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह उसका डोमेन स्ट्रक्चर जो डिस्टोर्ट हो गया अब वो एक नॉर्मल पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। तो ये वाली लाइन वापस से पढ़ूंगा कि हाई इनफ टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेट बिकम्स अ पैरामैग्नेट। क्यों, क्योंकि उसका डोमेन स्ट्रक्चर जो है डिसइंटीग्रेट विद टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम फेरोमैग्नेट पैरामैग्नेट इज कॉल्ड क्यूरी। जिस टेम्परेचर पे ट्रांजिशन हो रहा है उसको कहेंगे क्यूरी टेम्परेचर, इसी से हम डिनोट करेंगे। और द ससेप्टिबिलिटी अबव द क्यूरी टेम्परेचर इन द पैरामैग्नेटिक फेज इज डिस्क्राइब्ड। तो अगर फेरोमैग्नेट पैरामैग्नेट बन गया है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक बन गया है, उसके लिए काई का फॉर्मूला जो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला है काई इक्वल टू क्यूरी कांस्टेंट अपॉन में टेम्परेचर जो भी है माइनस में टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर। यहाँ पे कंडीशन ये है लेकिन कि टी ग्रेटर देन टीसी, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक हो जाना चाहिए, तो टेम्परेचर है वो टीसी से ज्यादा होना चाहिए, वो कन्वर्ट हो चुका हो, उसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब जैसे क्वेश्चन है एट हाई इनफ, ये अपना असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, एट हाई इनफ टेम्परेचर अ फेरोमैग्नेट बिकम्स अ पैरामैग्नेट। ये बात तो सही है, तो असर्शन जो है वो सही है कि हाई इनफ टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेट बिकम्स अ पैरामैग्नेट। रीजन क्या दिया इसने, द डोमेन स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट्स विद द टेम्परेचर। ये बात भी सही है। पैरामैग्नेट जो होते हैं पैरामैग्नेट से अलग इसलिए होते हैं कि उसके अंदर जो है डोमेन स्ट्रक्चर होता है, डोमेन की फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो क्या रहा है
यहाँ पे डोमेन स्ट्रक्चर अपना डिसइंटीग्रेट हो गया टेम्परेचर की वजह से, ज़्यादा टेम्परेचर करने की वजह से वो डिसइंटीग्रेट हो गया, तो उसकी वजह से फेरोमैग्नेट बना है पैरामैग्नेट। इसका आंसर आएगा कि ए एंड आर बोथ करेक्ट, A and R both correct, and reason is correct explanation of assertion। ये आपके आ सकता है assertion रीजन में, इसलिए मैंने एक ये करवा दिया। आ सकता है इसलिए मैंने करवा दिया। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, निकल शोज फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी एट रूम टेम्परेचर। हमने एग्जांपल पढ़े थे अभी, P O Ni Gd CrO2, तो उसमें से निकल आ गया, वो शो कर रहा है एट रूम टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर यानी टीसी से ज्यादा कर दिया हमने टेम्परेचर, देन इट विल शो, तो इट विल शो पैरामैग्नेटिज्म। बेसिक क्वेश्चन था 2007 में आया हुआ है, एपीएमटी वगैरह में आया हुआ है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग की। तो मैग्नेटिक शील्डिंग हम करते क्यों हैं? मैग्नेटिक शील्डिंग करते जब हमें अंदर B इक्वल टू 0 करना है, उस टाइम पे हम मैग्नेटिक शील्डिंग करते हैं। तो मैग्नेटिक शील्डिंग आपको एक इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है, ओनली शोन बाय फेरोमैग्नेटिक। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट के क्वेश्चन बन के आ सकता है, वो यही आ सकता है कि मैग्नेटिक शील्डिंग ओनली शोन बाय फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे कि अपने को पता है कि काई वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एम जो उसके अंदर वेरी वेरी ग्रेटर देन हो जाएगा एच, यानी जो बाहर से अपन ने अप्लाई किया था और जो उसके अंदर मैग्नेटाइज हुआ है वो बहुत ज्यादा होता है। तो होता क्या है, जैसे अपन मान लो अपने पहले यहाँ पे मेटेरियल नहीं रखा हुआ था, तो यहाँ पे क्या होंगी, फील्ड लाइंस एकदम आराम से सीधा जा रही होंगी, एकदम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। अपन ने यहाँ पे क्या किया, अपन ने यहाँ पे एक शेल लाके रख दी जो कि थिक शेल है, थिक शेल एक लाके रख दी अपन ने, ये ऐसे शेल है, इसकी बनी हुई है, और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बीच में खाली है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनी हुई है और बीच में खाली है। तो होता क्या, अब अपने को पता है कि जहां पे भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वहां पे बी जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा, बी बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो फील्ड लाइंस हैं, जो भी ये फील्ड लाइंस हैं ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जो भी ये फील्ड लाइंस हैं ये ज्यादा हो जाएंगे। कहां पे, जहां पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो प्रोड्यूस हो रहा है वो, जो भी अपना अपन ने एक्सटर्नल लगाया उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जो अपन ने एक्सटर्नल लगाया उससे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो जहां पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा वहां पे बहुत ज्यादा बी प्रोड्यूस हो जाएगा, इसलिए वहां पे जो भी फील्ड लाइंस थी वो सारी वहां पे कंसंट्रेट हो जाएंगी, तो बीच में जो है, बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी नहीं। अगर बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी तो बीच में बी आ जाएगा 0, और बीच में क्या है, ये होलो स्पेस है, ये एक होलो स्पेस है। तो मैं आपको इसका एक बढ़िया यूज बताता हूँ। तो पहले क्या होता था, पहले अपने जो मैग्नेटिक कंपास होता था उसको अपने को एक्सटर्नल जो भी मैग्नेटिक फील्ड है आसपास में, उससे अपने को उसको सेफ रखना होता था। जो पहले पुराने मैग्नेटिक कंपास आते उसमें होता क्या है, अपने को जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे अपने को जो भी मैग्नेटिक अपना कंपास है उसको सेफ रखना होता था। तो इसलिए अपन बाहर से चारों तरफ ऐसे एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से लेके ऐसे बॉक्स बना देते थे और उसके अंदर अपना मैग्नेटिक कंपास रख देते थे। तो उसमें क्या होता था कि उसमें मैग्नेटिक शील्डिंग हो जाती थी, अंदर बी 0 था, तो मैग्नेटिक कंपास जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बार बार उसकी जो नीडल है वो डाइवर्ट नहीं करती थी, क्योंकि बार बार नीडल डाइवर्ट करती रहेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो मैग्नेटिक शील्डिंग का यूज अपन पहले पुराने टाइम में मैग्नेटिक कंपास के स्टोरेज के लिए करते थे। ठीक है, और ये अपने हो जाएगी मैग्नेटिक शील्डिंग ओनली शोन बाय फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अंदर क्या हो गया, बी इक्वल टू 0 हो गया। हम पढ़ते हैं सुपर कंडक्टर के बारे में। तो सुपर कंडक्टर जो है ऐसे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जिनके लिए म्यू आर इक्वल टू 0 है। जनरली क्या होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, अभी हम आगे पढ़ेंगे टेबल में सबका म्यू आर कंपेयर करेंगे। जनरली म्यू आर जो होता है वो उनके लिए होता है 0, या फिर आपको एक बार अच्छे से इसमें बता देता हूँ। तो अपने को पता है जो भी डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनके लिए काई अपने को याद रखना है, तो म्यू आर अपन खुद निकाल लेंगे। काई अपने को पता है कि काई होता है ग्रेटर देन 0, सॉरी
ये काई हो जाएगा ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0। तो काई अपने को याद रखना है। काई सीधा याद इसलिए रह जाता है कि अपने को पता है कि वहाँ पे जो है अपोजिट डायरेक्शन में यानी नेगेटिव डायरेक्शन में काई आएगा, क्योंकि वहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होनी है। तो काई नेगेटिव आएगा तो काई अपने को याद रखता है। तो म्यू आर कैसे आ जाएगा? म्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस में काई। यहाँ पे जो म्यू आर है वो आ जाएगा, म्यू आर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस काई। तो यहाँ पे म्यू आर की रेंज आ जाएगी 1 से सॉरी 0 से 1। म्यू आर की रेंज आ जाएगी 0 से 1। इसके अंदर 0 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 में 1 ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। अपने को म्यू आर रखना नहीं है। म्यू आर क्या है, अपन बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अपने को सिर्फ काई याद रखना है, काई की जो रेंज है, और म्यू आर के अपन बाद में निकाल लेंगे। तो वहां पे हो क्या रहा है डायमेटिक मटेरियल में, ये सॉरी सुपर कंडक्टर क्या है? सुपर कंडक्टर ऐसे डायमेटिक मटेरियल है जिनके अंदर म्यू आर परफेक्ट इक्वल टू 0 हो गया, परफेक्ट इक्वल टू 0 हो गया। कोई रेंज नहीं है वहां पे कि म्यू आर ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, परफेक्ट वो 0 के इक्वल हो गया है। तो 0 के इक्वल होने की वजह से फायदा क्या हुआ? 0 के इक्वल होने की वजह से फायदा हमें ये हुआ कि म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई होता है। म्यू आर यहाँ पे 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू 1 प्लस काई, तो काई आ गया परफेक्ट माइनस। तो सुपर कंडक्टर जो है आपको मैं अब आराम से लिख के दिखाऊं इसमें अच्छे से। सुपर कंडक्टर हो जाएंगे दोज डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए हमें पढ़ना है। दोज डायमैग्नेटिक मटेरियल which has म्यू आर इक्वल टू 0, या तो उनका म्यू आर 0 होगा या फिर काई इक्वल टू -1। परफेक्ट म्यू आर तो 0 होगा, काई होगा -1, तो उनको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। अभी हम आगे देखते हैं कि काई -1 होने की वजह से हुआ क्या है। काई -1 होने की वजह से आपको पता है कि m इक्वल टू होता है माइनस का काई h। काई अपन ने कर दिया -1, सॉरी यहाँ पे m होता है प्लस का काई h, और वहां पे m इक्वल टू प्लस का काई h होता है, और वहां पे अपन ने काई कर दिया -1, तो m इक्वल टू हो जाएगा माइनस। यानी जो अपन ने बाहर अप्लाई की और जो अंदर प्रोड्यूस हुई इक्वल हो गई, जो अपन ने बाहर अप्लाई की और जो अंदर प्रोड्यूस हुई इक्वल हो गई। तो ये मैंने वो स्फेरिकल शेप में डायमैग्नेटिक मटेरियल बना रखा है जो कि सुपर कंडक्टर है, जिसका म्यू आर 0 काई -1। तो आप देख रहे होगे अंदर भी 0 हो गया। अंदर भी 0 क्यों हुआ? जो अपन ने एक्शन लगाई और जो प्रोड्यूस हुई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल है, तो कैंसिल आउट करके इसलिए आपको अंदर एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं दिखाई दे रही होगी, और अंदर क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू 0। तो ये होते हैं सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर का यूज काफी होता है अपने जैसे एमआरआई मशीन्स वगैरह में भी होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सुपर कंडक्टर होते क्या है। ऐसे डायमैग्नेटिक मटेरियल जिनके लिए म्यू आर 0 हो या काई -1 हो, उससे होता क्या, अंदर हो गया बी इक्वल टू 0। हाँ, तो मैंने ये लिख रखा है यहाँ पे, दीज आर मेटल्स कूल टू वेरी लो टेम्परेचर विच एग्जिबिट्स बोथ परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। यानी ये मेटल्स ही हैं। सुपर कंडक्टर बनने कोई अलग से एलिमेंट नहीं है, ये मेटल्स हैं जिनको अपने कूल किया वेरी लो टेम्परेचर, काफी लो टेम्परेचर -200 300 डिग्री सेल्सियस तक भी कूल किए जाते हैं। विच एग्जिबिट बोथ परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, और जो शो करते हैं परफेक्ट कंडक्टिविटी। परफेक्ट कंडक्टिविटी का मतलब कि उनकी रेजिस्टिविटी अप्रोक्सीमेट 0 हो जाती है, तो परफेक्ट कंडक्टिविटी शो करते हैं। और परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म का तो क्या है, मीनिंग क्या है कि म्यू आर इक्वल टू 0 या फिर काई इक्वल टू -1, तो कहते हैं परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। और द फिनोमेना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन कंडक्टर इज कॉल्ड मीजनर्स इफेक्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि मीजनर्स इफेक्ट क्या होता है, तो मीजनर्स इफेक्ट कहते हैं अपन जो फिनोमेना है ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन अ कंडक्टर, कि एक कंडक्टर अगर परफेक्ट डायमैग्नेटिक है तो उसका जो फिनोमेना है कि वो कैसे अपन ने उसको परफेक्ट डायमैग्नेटिक बनाया है, या फिर जो परफेक्ट डायमैग्नेटिक है तो कहेंगे अपन मीजनर्स इफेक्ट। और इसको यूज किया जाता है फॉर रनिंग मैग्नेटिकली लेविटेटेड सुपरफास्ट। जैसे कि जो मैक्सिमम अभी जो नई ट्रेन आ रही हैं, जो कि नई बुलेट ट्रेन या नई सुपरफास्ट ट्रेन है, वो सारी की सारी मैग्नेटिकली लेविटेटेड है, मतलब कि वो ट्रैक से टच होकर नहीं चलती, वो लेविटेशन पे चलती है, यानी थोड़ा सा उनके बीच में गैप होता है, ट्रैक्स और जो भी अपनी ट्रेन है उनके बीच में गैप होता है। तो वो जो पूरा कंसेप्ट है उसको हम वहां पे अपन सुपर कंडक्टर वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं टू रन द मैग्नेटिकली लेविटेटेड सुपर फास्ट ट्रेन, वहां पे अपन सुपर कंडक्टर्स यूज कर रहे हैं। और सुपर कंडक्टर का एक और इंपॉर्टेंट यूज है एमआरआई मशीन में।
आपने कभी भी देखा हो कि जो अपना हॉस्पिटल होता है उसमें एमआरआई मशीन कभी बंद नहीं होती। क्यों बंद नहीं होती? क्योंकि उसके अंदर मेटल है जो कि कूल्ड है टू वेरी लो टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि अपने को परफेक्ट कंडक्टिविटी चाहिए और परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म चाहिए। अगर मैंने वहाँ पे मशीन बंद कर दी और वो मेटल जो है उसका टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो वापस से उसको उस टेम्परेचर तक कूल करने में इतना खर्चा आ जाएगा जितने में नई एमआरआई मशीन आ जाएगी। इसलिए जो अपनी एमआरआई मशीन्स होती हैं हॉस्पिटल में वो कभी बंद नहीं होती। वो हमेशा 24 घंटे चल रही होती है। अगर उनको आप यूज़ में ले रहे हो तब भी और नहीं ले रहे हो तब भी। तो एमआरआई मशीन्स भी इसका एग्जांपल है। ये तो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ये तो आपको याद रखना ही है। यूज्ड टू रन मैग्नेटिकली लेविटेटेड फॉर फास्ट ट्रेन। और जो इफेक्ट है कि कोई भी मेटल को अपने परफेक्ट डायमैग्नेटिक बनाया कैसे है, उस इफेक्ट को कह रहे हैं मेजनर्स इफेक्ट। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। अब देखते हैं मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। तो हिस्टैरिसीस का मतलब क्या होता है? हिस्टैरिसीस का मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड। ये हो जाएगा मैग्नेटिक लैगिंग बिहाइंड। ये मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस ओनली शोन बाय फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओनली शोन बाय मैग्नेटिक शील्डिंग भी देखी थी, वो भी ओनली शोन बाय फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। और मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस भी ओनली शोन बाय फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। हिस्टैरिसीस का मतलब मैंने बता दिया, लैगिंग। तो आपको इस डायग्राम को समझना है। ये अपना मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस का डायग्राम, इसको अपने को एक्सप्लेन करना है। कुछ ही स्लाइड बची फिर अपना चैप्टर खत्म होने वाला। तो अभी हो क्या रहा है यहाँ पे, अपन ने लिया है एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया है, उसको अपन ने रख दिया है एक सोलेनोइड के अंदर। सोलेनोइड के अंदर रख दिया है एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहे यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, अपन आई करंट दे रहे हैं सोलेनोइड के अंदर। तो सोलेनोइड के अंदर अगर आई करंट दे रहे हैं तो इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे एक बी एक्सटर्नल लगेगा। उस बी एक्सटर्नल की वजह से इसके अंदर भी एक बी इंड्यूस होगा। तो उनका अपन ग्राफ देख रहे हैं कि एक्सटर्नल जो भी अपना एच है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो एक्सटर्नल अपन ने लगाया है, और बी जो इसके अंदर नेट प्रोड्यूस हुआ है, बी इसके अंदर नेट है, जो एक्सटर्नल लगाया है वो भी, प्लस में जो अंदर प्रोड्यूस हुआ है वो भी। ग्राफ इन दोनों के बीच में। तो होता कैसे, ग्राफ को यहाँ से ओ से स्टार्ट करते हैं। शुरू में दोनों जीरो है, अपन ने यहाँ पे करंट फ्लो करवाया नहीं है। अपन अब करंट को फ्लो कराना स्टार्ट करते तो होता क्या है कि करंट फ्लो होगा तो अपना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा, जो कि है सोलेनोइड का म्यू नॉट एन आई, वो जो है बी नॉट, वो अप्लाई होगा। उसकी वजह से क्या है, अंदर भी प्रोड्यूस होगा। तो अपना जो बी नेट है जो कि होता है म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम, वो भी अब कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगा। तो अपना बी नेट भी इंक्रीज होगा अगर अपन करंट इंक्रीज करवा रहे हैं, यानी अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करा रहे हैं। तो अपना आ गया मैक्सिमा, ए पॉइंट पे आ गया अपना मैक्सिमा, ए पॉइंट पे मैक्सिमा आ गया। अब मैं इसको वापस डिक्रीज करता हूँ, इसको डिक्रीज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे करंट को डिक्रीज करूंगा, करंट को डिक्रीज करूंगा तो मैं बी को डिक्रीज करूंगा। और अगर मैं इसको बी को डिक्रीज करूंगा, बी नोट को, तो मैंने एक्सटर्नल लगा रखा है, तो अपना जो बी है, अपना जो बी नेट है वो भी कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होगा। लेकिन इस बार वो वापस ओ पे नहीं आएगा। वो ओ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि इस बार उसमें कोई मैग्नेटाइजेशन हो गया। अपने को पता है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन द सेम डायरेक्शन, और वो भी बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज होते हैं। तो यहाँ पे जो अपना फिलहाल यहाँ पे जब पूछेंगे अपन स्मॉल बी पॉइंट पे, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे बी नोट जो होगा वो हो जाएगा म्यू नोट इंटू एम। क्यों? क्योंकि एस तो अपन ने जीरो कर दिया, एस तो अपन ने जीरो कर दिया, लेकिन अभी उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बचा है। क्यों बचा है? क्योंकि अपने को पता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स खुद को मैग्नेटाइज कर सकते हैं, तो अब ये बचेगा उसके अंदर। तो जो यही कहना चाह रहे हैं अपन कि जो ग्राफ है वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आया, वो पीछे थोड़ा सा लैग कर गया, पीछे थोड़ा सा लैग कर गया। तो ये कहना चाह रहे हैं अपन, इसी को कह रहे हैं मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, कि ग्राफ जो है वो अपने पाथ को फॉलो नहीं कर रहा, जब अपन वापस आ रहे हैं तो वो पीछे लैग कर रहे हैं। अब चलो आगे देखते हैं। अब हमें क्या करने पड़ेगा, हमें अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। अपोजिट क्यों कह रहा हूँ, ये है नेगेटिव डायरेक्शन, तो मुझे इस डायरेक्शन में एच लगाना पड़ेगा, तब जाके जो मेरा नेट है, जो मेरा बी नेट है, वो जाके जीरो होगा। तो ये हो गया सी पॉइंट, जहाँ पे मेरा बी नेट जाके जीरो हुआ। तो यहाँ पे जो अपना जो भी यहाँ पे एच है, जो ये ओसी आ रहा है, इसको मैं कहूंगा यहाँ पे कोएर्सिविटी भी, कोएर्सिविटी। अगले पेज में मैंने अच्छे से लिख रखा है इसको, कोएर्सिविटी। तो कोएर्सिविटी क्या होती है, रिक्वायर्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी टू नलीफाई द नेट फील्ड इनसाइड द मटेरियल। तो ये जो है कि हमें जितनी रिक्वायरमेंट पड़ी है एच की, क्यों, ताकि हम नलीफाई कर सकते हैं नेट फील्ड इनसाइड द मटेरियल। हमें नलीफाई करने के लिए एक्स्ट्रा एच की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है
बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैग्नेटाइज होते हैं इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए हमें कोएर्सिविटी की जरूरत पड़ी। तो हम आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेगेटिव यानी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराते हैं और करंट को बढ़ाते हैं। तो अपने को पता है बी नेट भी बढ़ेगा, बी नेट बढ़ेगा। अपन पूछ गए मैक्सिमम पॉइंट पे, जिस पे आ गया डी पे। अब मैं उसको कम करता हूँ करंट को, तो अगर करंट को कम करूंगा तो वापस से लैगिंग बिहाइंड हो जाएगी, मतलब ओ पे नहीं जाएगा, वो वापस से ई पे जाएगा। ई पे क्यों पूछा, क्योंकि वापस से उसके अंदर बी इक्वल टू म्यू नॉट एम आ गया। बी इक्वल टू म्यू नॉट एम अपोजिट डायरेक्शन में अब वापस से मैग्नेटाइज हो गया, तो अब इसके अंदर वापस से बी इक्वल टू म्यू नॉट एम बच गया। अब उसको कैंसिल करने के लिए मेरे को वापस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स्ट्रा एच लगाना पड़ेगा, यानी मेरे को अपोजिट डायरेक्शन में वापस से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, तब जाके वो वापस से कैंसिल होगा, वापस से कैंसिल होगा। और अगर उसको आगे वापस से मैग्नेटाइज करूंगा, वापस से वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। फिर उसको कैंसिल करने के लिए मेरे को वापस से अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तो ये से पूरा चलता रहेगा। तो ये जो पूरा ग्राफ है इसको कह रहे हैं हम, या फिर जो इस ग्राफ के अंदर पूरा एरिया आ रहा है इसको कह रहे हैं हम एरिया ऑफ, सॉरी जो अपना पूरा ये ग्राफ है इसको कह रहे हैं हिस्टैरिसीस लूप, और जो इसके अंदर एरिया आ रहा है वो सारा एनर्जी लॉस है ड्यू टू मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। इस पूरे कह रहे हैं अपन हिस्टैरिसीस, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप। ये ओनली शोन बाय फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। और अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ओबी, ओई, ओसी और ओएफ ये क्या है। यहाँ पे ओबी जो है ये तो है रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी क्या है कि उसके अंदर कितना रिटेंशन हो गया। अपन ने उसको पहले करंट दिया था, एक्शन जो है अपन ने मैग्नेटिक फील्ड दिया था, तो उसने कितना रिटेन किया खुद के अंदर, क्योंकि अपन ने तो एक्शन जो था उसको जीरो कर दिया था। उसने यहाँ पे स्मॉल बी जो भी है यहाँ पे उसने रिटेन किया खुद के अंदर, कितना रिटेन किया है, म्यू नॉट कैपिटल एम। ये हो गई ओसी या ओबी या ओई, जो है ओबी या ओई वो हो जाएंगे रिटेंटिविटी। और जो अपना ओसी या ओएफ है, मैंने आगे से आगे अगली स्लाइड पे लिखा हुआ अच्छे से, ओसी या ओएफ है वो हो जाएंगे अपनी कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी मतलब अपने को कितना मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है टू नलीफाई द नेट फील्ड इनसाइड द मटेरियल, तो हमें एक्सटर्नल कितना लगाना पड़ रहा है, तो वो है कोएर्सिविटी। तो मैंने अगले पेज पे लिखा हुआ अच्छे से कि ओई ओबी थी रिटेंटिविटी या रेमिनेंस भी कह सकते हैं उसको, रिटेंटिविटी रेमिनेंस। और ओसी ओएफ थी कोएर्सिविटी, जो कि है रिक्वायर्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी टू नलीफाई द नेट फील्ड इनसाइड द मटेरियल। और जो अपने जो हिस्टैरिसीस लूप बनाया इसका एरिया जो हो जाएगा इक्वल टू हीट लॉस, इसके अंदर जितना भी एरिया आएगा वो आ जाएगा इक्वल टू हीट लॉस। अपन ये एक टेबल देख लेते हैं, हम टेबल के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल, उसमें कोज ऑफ मैग्नेटिज्म देखते हैं। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक में स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फेरो में क्या है, मैग्नेटिक डोमेन्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक डोमेन्स, यहाँ पे स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो खुद के एक्सिस पे स्पिन करते हैं। मैग्नेटिक डायपोमेंट ऑफ एन एटम, एक एटम का डायमैग्नेटिक में जीरो होगा, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक में नॉन जीरो होगा। यहाँ पे नॉन जीरो, एक एटम का तो नॉन जीरो होगा, लेकिन अगर अपन ओवरऑल एक मटेरियल के देखेंगे तो वापस से जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब रेंडमली अरेंज थे, सब रेंडमली अरेंज थे, तो सबके आपस में कैंसिल आउट हो गए थे। यहाँ पे भी एक एटम का देखेंगे नॉन जीरो होगा, एक एटम का नॉन जीरो, लेकिन अगर अपन उसमें डोमेन्स है तो डोमेन्स अगर अपन पूरे मटेरियल के डोमेन्स देखेंगे तो आपस में वही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए इन दोनों में पूरे मटेरियल का जीरो होगा लेकिन एक एटम का नॉन जीरो। लेकिन डायमैग्नेटिक में एक एटम का भी जीरो होगा, क्यों, क्योंकि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो अगर एक का अगर एक की डायरेक्शन इधर है दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो एक का अगर सेम डायरेक्शन में है दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, दोनों इक्वल होंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो जो नेट है अपने एक एटम का भी यहाँ पे जीरो होगा, और अगर एक एटम का जीरो है तो पूरे मटेरियल का तो जीरो होना ही है, तो यहाँ पे दोनों का जीरो, जबकि यहाँ पे एक एटम का दोनों में नॉन जीरो है, लेकिन अगर पूरे मेटल को देख रहे हैं तो पैरा और फेरो में भी जीरो हो रहा है। अब अपन देखते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम बी मैग्नेटाइज या फिर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो अपने को पता है डायमैग्नेटिक के अंदर तो अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज होगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में बी एक्सटर्नल लगाया था अपन ने इधर, और जो इंड्यूस हुआ है वो है अपोजिट डायरेक्शन। पैरामैग्नेटिक में सेम डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज, इधर बी एक्सटर्नल लगाया था और इधर ही इंड्यूस हो गया। पैरामैग्नेटिक में भी सेम डायरेक्शन में और काफी स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होगा, तो सेम डायरेक्शन में हुआ है, बी एक्सटर्नल इधर लगाया था इसी डायरेक्शन में हुआ है, काफी स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होगा। अब हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। अगर अपने पास में एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है उसका बिहेवियर देख रहे हैं अपन इसके अंदर। तो सबसे पहले अगर आपने डायमैग्नेटिक लिया है एक,
ये अपने पास में एक डायमैग्नेटिक मटेरियल, इसके अंदर नॉर्थ साउथ कुछ होगा ही नहीं, इसके अंदर डायपोमेंट होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं इसके अंदर, तो ये अपना कुछ भी बिहेव नहीं करेगा। ये ऐसे कैसे, इसका डायपोमेंट नेट जो होगा जीरो होगा, तो ये कुछ भी बिहेव नहीं करेगा, ये ऐसा कैसा पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर इसका हम कुछ m ले भी लेते हैं तो दोनों से रिपेल होगा, क्योंकि ये वीकली मैग्नेटाइज होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों से रिपेल होगा, तो ये बीच में पड़ा रहेगा। लेकिन अगर हम पैरामैग्नेटिक लेते हैं तो वो तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं इन द सेम, सॉरी वीकली मैग्नेटाइज होते हैं लेकिन इन द सेम डायरेक्शन, तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो नॉर्थ साउथ की साइड में और साउथ नॉर्थ की साइड में। और फेरोमैग्नेटिक वो तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं इन द सेम डायरेक्शन, तो वही साउथ से अट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे नॉर्थ, और नॉर्थ से अट्रैक्ट हो जाएगा साउथ। ये किसी ने गलत बना दी, ये होगा ऐसे। अब देखते हैं हम बिहेवियर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो वही यहाँ पे तो वापस उल्टी साइड में इंड्यूस हो गया, तो नेट जो है बी अंदर कम हो गया। अब अंदर डायमेट्रिक मटेरियल में जो नेट बी कम हो गया, क्योंकि बी इंड्यूस है अपोजिट साइड में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी कम हो गई। यहाँ पे बी इंड्यूस हुआ है सेम डायरेक्शन में, तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी बढ़ गई। यहाँ पे बी इंड्यूस हुआ है सेम डायरेक्शन में भी बहुत ज्यादा, यहाँ पे अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी सारी बढ़ जाएगी। सबसे इंटेंस अपने को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेम भी मिलेगी। अब ये और देख लेते काई वर्सेस टी और एम वर्सेस एच। ये लास्ट की एक दो स्लाइड बची है अपने, एक ग्राफ देख रहे हैं अपन। सबसे पहले देखेंगे काई वर्सेस टी का। सबसे पहले आएगा अपने पास में डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो काई डज नॉट डिपेंड ऑन टी, ये हो जाएगा फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल का काई है, कोई भी एक मटेरियल का काई है वो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो फॉर अ डायमैग्नेटिक मटेरियल काई डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब देखते हैं फॉर ए पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक के लिए क्या हो जाएगा, काई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। हमने पीछे पढ़ा था अभी, काई इक्वल टू सी म्यू नॉट अपॉन में टी फॉर अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो वहां से आ गया काई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, तो वहां पे काई हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको पता है ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बन जाएगा यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, काई ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे होगा लेस देन 1। ये अपने को रेंज तो पता है काई की, काई लेस देन 0 और ग्रेटर देन -1, काई लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, काई वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। ये रेंज तो अपन ने पीछे पढ़ ली जब मैंने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपको समझाई थी, ये अपने को नहीं देखना। अब देखते हैं अपन काई और टी का ग्राफ, वापिस से काई और टी का ग्राफ देखते हैं, लेकिन इस बार देखेंगे अपन पैरामैग्नेटिक के लिए, इस बार देखेंगे अपन पैरामैग्नेटिक के लिए। तो होता क्या है, टीसी तक तो पैरामैग्नेट में कोई डिपेंड नहीं कर रहा टेम्परेचर के ऊपर काई, जब तक अपन ने क्यूरी टेम्परेचर को क्रॉस नहीं किया तब तक तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है काई, जो भी उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। जैसे हमने टीसी को क्रॉस किया है, जैसे अपना टेम्परेचर ग्रेटर देन टीसी हुआ, यानी क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर गए, तो फेरोमैग्नेट बिकम्स पैरामैग्नेट। अगर पैरामैग्नेट बन गया तो वापस से क्या हो जाएगा, काई प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बन जाएगा अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पे भी काई वैसे डिपेंड नहीं कर रहा टेम्परेचर पे, लेकिन अगर टीसी से ऊपर गए, क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर गए, तो काई इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। अब अपन एम और एच का ग्राफ देख लेते हैं। तो एम और एच का ग्राफ, अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो उसमें आएगा नेगेटिव ग्राफ। क्यों? क्योंकि एम इक्वल टू होता है काई एच। अगर एम और एच का ग्राफ देख रहे हैं तो एम बाई एच हो जाएगा काई। इस ग्राफ का जो भी टेन थीटा या फिर जो भी स्लोप आएगा, जो काई होगा वो इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। अपने को पता है काई जो है नेगेटिव होता है, काई जो है डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे स्लोप जो आ गया नेगेटिव, यहाँ पे स्लोप जो आ गया नेगेटिव। काई अपने को पता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई जो है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे स्लोप आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप आ जाएगा पॉजिटिव। और इसके केस में जैसे अपन जाते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में, वहां पे जो है नॉन लीनियर ग्राफ आता है, ये आपको सीधा याद रखना है। किस किस का ग्राफ है ये, एम और एच का ग्राफ है, एम और एच का ग्राफ देख रहे हैं अपन। एम था जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये एम और एच का ग्राफ देख रहे हैं अपन। तो पहले वाले में नेगेटिव स्लोप के लिए काई है, काई इक्वल टू स्लोप है, नेगेटिव स्लोप लाना है तो अपन ने ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बना दिया, उसमें पॉजिटिव ग्राफ आ गया पैरामैग्नेटिक में। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में काई जो है वो नॉन लीनियर होता है, तो अपने पास में यहाँ पे एम और एच का ग्राफ आ गया नॉन लीनियर।
तो अभी अपन अगले स्लाइड पे चलते हैं। एन आयरन रोड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599 इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200 एम्पीयर पर मीटर। तो अपन ने एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया है 1200 एम्पीयर पर मीटर। द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ रोड। उसने क्या किया है, उसने मैग्नेटिक्स, उसने पहले ससेप्टिबिलिटी दे रखी है, उसने परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ रोड पूछी। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है म्यू, म्यू ऑफ मटेरियल। जो भी नॉर्मल म्यू होता है वो म्यू ऑफ मटेरियल। अपने को पता है एक चीज कि म्यू आर इक्वल टू होता है 1+। तो अगर मैं म्यू आर निकालूंगा तो हो जाएगा 1+ में काई कितना है 599, तो म्यू आर हो जाएगा 600, म्यू आर हो जाएगा 600। अब मेरे को एक और चीज पता है कि म्यू आर इक्वल टू होता है म्यू अपॉन में म्यू नॉट। तो म्यू क्या आएगा, म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो क्या आएगा, म्यू आर की वैल्यू मेरे को 600 है, म्यू नॉट मेरे को गिवन है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा 4 पाई इंटू में 10⁻⁻⁷। तो क्या आ जाएगा 2400 पाई इंटू में 10⁻⁻⁷। तो आ जाएगा 24 पाई इंटू में 10⁻⁻⁵। अगर मैं इसको पॉइंट में लेके आऊंगा 24 पाई इंटू में 10⁻⁵ आ गया। अगर मैं यहाँ से एक पावर नीचे ले जाऊंगा तो आ जाएगा 2.4 पाई इंटू में 10⁻⁴। तो जाएगा 2.4 पाई इंटू में 10⁻⁻। ये अपने आंसर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी कि इन्होंने जो 1200 एम्पीयर पर मीटर मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया था वो हमारे काम ही नहीं आया। तो कई बार क्वेश्चंस में ऐसा करते हैं, वो जानबूझ के एक एक्स्ट्रा चीज देते हैं ताकि अपन कंफ्यूज हो जाएं कि इसको कहाँ पे यूज करना है। क्योंकि अपने क्या होता है, अपना दिमाग ऐसे इस हिसाब से है क्वेश्चन करने के लिए कि अपन हमेशा सोचते हैं कि जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो सारा अपने को कैलकुलेशन के लिए यूज करना है, जो कि हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम अपने को यूज करना पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार अपने को एक्स्ट्रा चीज दे देते हैं, कई बार अपने को एक्स्ट्रा चीजें दे देते हैं ताकि अपने को कंफ्यूज कर सकें। वो क्वेश्चन अपना क्या है, अपने नीट में टाइम मेन होता है, तो अपना टाइम पास हो जाए थोड़ा, इससे कंपटीशन थोड़ा कम हो जाए। अब एक क्वेश्चन है लास्ट, के बाद में फिर खत्म हो जाएगा। द इनकरेक्ट रिलेशन फॉर अ डायमैग्नेटिक मटेरियल, ऑल द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। और जो ई है यहाँ पे है वो एक पॉजिटिव नंबर। तो कह रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट होता है फॉर अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। सबसे पहले हम देखते हैं पहला ऑप्शन जो कि कहता है कि म्यू लेस देन म्यू नॉट। तो चलो देखते हैं। अपने को पता है कि म्यू आर इक्वल टू होता है म्यू अपॉन में म्यू नॉट। अपने को पता है फॉर अ डायमैग्नेटिक मटेरियल म्यू आर ग्रेटर देन 1 और सॉरी म्यू आर जो होता है वो हो जाएगा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। ये म्यू आर की रेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो अपने को पता है म्यू आर लेस देन 1 होगा, यानी अगर अपन हाफ ले लेते हैं तो आ जाएगा हाफ इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, म्यू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2। तो अपने को इससे एक चीज पता चल रही है कि म्यू जो है लेस देन म्यू नॉट आएगा। क्यों? क्योंकि म्यू जो है अपना यहाँ पे म्यू आर वो 1 से कम है। तो जैसे हाफ होगा 1/3 होगा 1/4 1/5 होगा। तो अपने को पता है हमेशा जो म्यू है वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 3 म्यू नॉट अपॉन 4 म्यू नॉट अपॉन 5। तो हमेशा जो म्यू है म्यू नॉट से कम आएगा। अब अपन अगले में जाते हैं कि म्यू आर ग्रेटर देन 1 सॉरी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। ये हमें पता है, हमें पता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये होता है। और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। इक्वल टू 0 कब होगा? इन द केस ऑफ सुपर कंडक्टर्स इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो ये हो गया अपना, ये भी करेक्ट हो गया। उसने पूछा था कि वहां पे इनकरेक्ट क्या है। फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया, सेकंड वाला करेक्ट हो गया, थर्ड वाला काई अपने को सीधा पता ही है कि काई की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 और मोर देन -1। तो ये वाला भी सही हो गया। अब अगला देखते हैं अपन लास्ट वाला कि म्यू आर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 प्लस ई। ई तो कोई भी एक नंबर मान लो, जैसे मैं इसको 2 मान लेता हूँ, ई को मैं 2 मान लेता हूँ। तो कह रहा है कि म्यू आर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3। तो अपने को पता है म्यू आर तो 1 से कम होता है डायमैग्नेटिक के लिए। तो लास्ट वाला ऑप्शन क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ये करेक्ट इनकरेक्ट में आया हुआ है, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए कौन सा रिलेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये अपन कर लेंगे इसको आराम से।
अपनी क्लास हो गई है खत्म। अपन ने पढ़ लिया पूरा मैग्नेटिज्म एंड मैटर अच्छे से डिटेल में। अब मैं आपको एक काम दूंगा कि आपको अपनी एनसीईआरटी खोलनी है और उसके अंदर थोड़ा सा अपने को उसमें गिवन है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में, थोड़ा सा पार्ट गिवन है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में, तो आपको वो पढ़ना है। और आपको मैग्नेटिक मटेरियल का डिफरेंस दिया हुआ वहाँ पे, हार्ड और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का थोड़ा सा वो पढ़ना है। वो क्या है कि थोड़ा डिटेल में वहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है और आप उसको वहीं से रीड करोगे तो आपको क्या है ईजी रहेगा। आपको सीधा क्वेश्चंस में आपको आपके नीट में क्वेश्चंस जो है वो सीधा स्टेटमेंट उठ के आते हैं एनसीईआरटी से। तो आपको अगर आप एनसीईआरटी से उसको रीड करोगे तो आपका ईजी रहेगा। तो वो काम आपको करना है। बाकी मैंने आपको सारे कंसेप्ट कवर करवा दिए मैग्नेटिज्म मैटर के। आपके क्वेश्चन बनाओ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ या फिर आप नए क्वेश्चन बनाओ, कुछ भी करो, सारे यहाँ पे कंसेप्ट कवर करा दिए। बस आपको वहां से हार्ड और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ने और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ना है बस। और बाकी मैंने कंप्लीट करवा दिया। तो वैसे ही जैसे आपको मैं हर क्लास में कहता हूँ कि आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी क्लास यहाँ पे खत्म होती है।